स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण कब किया जाता है। जब नए साझेदार के प्रवेश के समय जब संपत्तियों और दायित्वों को नए मूल्य पर दिखलाने के लिए उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि संपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि होने और दायित्वों के मूल्यों में कमी होने पर सदैव लाभ होता है, और संपत्तियों के मूल्य में कमी होने और दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि होने पर इसे हानि कहा गया है। लाभ होने पर पुराने साझेदार नए साझेदार को नहीं देना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य है, यदि पुराने साझेदारी व्यवसाय में पुरानी संपत्तियों और दायित्वों के आधार पर पुराने साझेदारों को यदि लाभ होता है, तो वह उस पुराने लाभ को नए आने वाले साझेदार के साथ बांटना पसंद नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार हानि होने पर नया साझेदार उसे वहन करना नहीं चाहेगा। और यदि व्यवसाय में पुरानी संपत्तियों और दायित्वों के आधार पर हानि होती है और पुराने साझेदार नए को कहते हैं कि आपको यह हानि वहन करनी होगी, तो नया साझेदार भी उस हानि को वहन करने का इच्छुक नहीं होगा। तो लाभ होने पर पुराने साझेदार नहीं देना चाहते और हानि होने पर नया साझेदार वहन नहीं करना चाहेगा। तो इसी स्थिति के लिए पुनर्मूल्यांकन के द्वारा लाभ हानि को पुराने साझेदारों में ही पुराने विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है, और इस स्थिति में एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। इसे हम लाभ हानि समायोजन खाता, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कह सकते हैं। अब इस खाते की प्रकृति अवास्तविक खाते के रूप में होती है। तो चलिए हम देखते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए कौन कौन सी मुख्य जनरल प्रविष्टियाँ करनी होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे संपत्तियों के मूल्यों में यदि वृद्धि हो जाए तो असेट्स अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। किस मूल्य से? वृद्धि की राशि से। दूसरी एंट्री होगी यदि संपत्ति के मूल्यों में कमी होती है, प्रश्न में ऐसा दिया जाएगा, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स कर देंगे और जो राशि होगी वह कमी की राशि से लिख दी जाएगी। थर्ड है संपत्तियां जिन्हें चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया गया है, यानी कुछ संपत्तियां ऐसी भी है जिसे चिट्ठे में बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता है, तो हम अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे और जो संपत्तियां नहीं दिखाई है उन संपत्तियों के मूल्य से यह एंट्री की जाएगी। फोर्थ है दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि होने तथा आयोजन बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू लाइबिलिटीज़ या जो प्रोविजंस दिए हैं, जितनी राशि की वृद्धि हुई है उस राशि से यह प्रविष्टि की जाएगी। फिफ्थ एंट्री है दायित्वों के मूल्यों में कमी होने पर व आयोजन के मूल्यों में कमी होने पर। फोर्थ के अंदर हम वृद्धि देख रहे थे, यहाँ पे माइनस यानी कमी हो रही है, तो अपोजिट एंट्री होगी इसकी लाइबिलिटीज़ प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो भी कमी की राशि है उससे इसका मूल्य लिखा जाएगा। 6 नंबर पे है दायित्व जिन्हें चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया गया है। थर्ड नंबर पे हमने संपत्तियों के बारे में देखा था जिसे शामिल नहीं किया था। अब हम दायित्वों की बात कर रहे हैं, तो ये प्रविष्टि हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। पहले वाले में अनरिकॉर्डेड असेट्स डेबिट था और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो जाएगी अनरिकॉर्डेड, और जितनी भी दायित्व की राशि है वह राशि लिख दी जाएगी। 7th एंट्री है पुनर्मूल्यांकन खाते का क्रेडिट शेष यानी कि लाभ हो जाए। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और शेष निकालने पे यदि क्रेडिट शेष आएगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल रेशो लिखेंगे और लाभ की राशि से ही पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उसे लिख देंगे। और लास्ट एंट्री है पुनर्मूल्यांकन खाते में लाभ की जगह यदि हानि हो जाए तो हानि होने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल रेशो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया जाएगा और हानि की राशि से पुराने लाभ विभाजन अनुपात से एंट्री कर दी जाएगी। अब बात करते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कुछ भी नाम इसको दिया जा सकता है। डेबिट और क्रेडिट साइड अमाउंट हैं, आपको इस तरफ
डिक्रीज ऑफ असेट्स, इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे जो डिफरेंस निकलेगा प्रॉफिट का उसे लिख देंगे। और क्रेडिट साइड इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड असेट्स, और जो भी डिफरेंस आता है लॉसेस का वो कैलकुलेट करके लिख दिया जाएगा। अब नोट्स की ओर हम बढ़ते हैं। पहला है, यदि प्रश्न में संपत्तियों के लिए कुछ प्रतिशत दी जाए कि उस मूल्य प्रतिशत से कम मूल्यांकित करना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू ऑफ गिवन इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट्स। यदि हमें 10% कहा गया है तो हम यहाँ पे 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। और यदि हमें संपत्तियों में प्रतिशत मूल्य अधिक मूल्यांकित किया जाए प्रश्न में तो हम उसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 110 होगा और ऊपर वाले में 90 लिखना होगा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड है, यदि प्रश्न में से बढ़ाइए, अगर ये शब्द दिया जाए बाय इंक्रीज, तो हमें उतनी ही राशि बढ़ानी है जितनी राशि हमें प्रश्न में कही गई है। और यदि प्रश्न में तक यानी कि टू दिया गया शब्द है तो जो भी अंतर की राशि आएगी उस अंतर की राशि से हम लेखा करेंगे। जैसे प्रश्न में 20,000 हमें दे रखा है और कहा कि 50,000 तक बढ़ाइए, तो जो अंतर की राशि है 30,000 रुपये, तो हम उस अंतर की राशि से लेखा करेंगे। जैसे प्लांट के मूल्य में 5% की कमी करनी है तो हम चिट्ठे के मूल्य का 5% कैलकुलेट करेंगे और पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाएंगे। यदि लिखा गया हो कि प्लांट 5,000 तक ही रखना है तो चिट्ठे के मूल्य से 5,000 रुपये घटाकर बाकी के शेष को पुनर्मूल्यांकन खाते में हम ले जाएंगे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखें। इन्हीं के आधार पर हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अवितरित लाभ संचय व अवितरित हानियों तथा कृत्रिम संपत्तियाँ क्या होती है और इनका लेखा किस प्रकार किया जाता है। इनका बंटवारा पुराने साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में ही किया जाता है। अवितरित लाभ संचय कोष को बांटने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी साझेदारी व्यवसाय में कमाए गए लाभों की संपूर्ण राशि का साझेदारों की पूंजी खाते में पूर्ण रूप से स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, बल्कि लाभ की कुछ राशि संचय खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। संचय की ये राशियां अवितरित लाभ ही कहलाती है। ये चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिसे हम सामान्य संचय, भवन संचय, विस्तार कोष, लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष आदि बहुत सारे नामों से जानते हैं। यह सभी लाभ पुराने साझेदारों द्वारा कमाए हुए होते हैं जिन पर केवल उसी का अधिकार होता है। इसलिए नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में ही बांट लिया जाता है। यदि ऐसा न हो तो इसके विपरीत नए साझेदार के प्रवेश के समय चिट्ठे में संपत्ति पक्ष के अंतर्गत जितने भी अवितरित हानियां हैं, जैसे कि लाभ हानि का डेबिट शेष आदि संपत्ति पक्ष में दिखाया गया हो, तो उसे भी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ जनरल प्रविष्टियां हैं जिसे हम देखते हैं। पहली प्रविष्टि होगी हमारे लिए P&L अकाउंट डेबिट, जिसमें क्रेडिट बैलेंस हमें दिया गया होगा। दूसरा है रिजर्व फंड एंड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लाइबिलिटीज। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो जो भी डिफरेंसेज आएगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो के अनुसार ये प्रविष्टि कर दी जाएगी। सेकंड एंट्री है अवितरित हानियों एवं कृत्रिम संपत्तियों को अपलिखित करने के लिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। टू P&L और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट के द्वारा इसे सॉल्व किया जाएगा। एक नोट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF, कर्मचारी भविष्य निधि, यह फर्म का हमेशा दायित्व होता है, अतः उसका साझेदारी में बंटवारा नहीं होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि विज्ञापन व्यय हैं,